स्वागत है जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। चलिए, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में माय डियर फ्रेंड्स बात की थी तरंगों के बारे में, है ना, तरंग के बारे में, कि तरंग जो है क्या होता है। ओके। तो ये सारी बातें हम लोग लगता है कर चुके हैं। वेवलेंथ क्या होता है ये सब पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके, या यहीं तक बात हुई थी कि साउंड कांट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती। तो जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं वायरलेस सेट के थ्रू, जिसमें रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। शायद यहीं तक हुआ था। एक बार आप लोग कंफर्म करें कहाँ तक हुआ था। हाँ बिल्कुल, सज्जन कुमार साहब तशरीफ लाएंगे आप लोग सभी सिलेक्शन के बाद। स्वागत है आप सभी का, है ना। यहीं तक हुआ था, एक बार कंफर्म करेंगे, कंफर्मेशन देंगे कि हम लोग यहीं तक पढ़े थे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, है ना, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण, है ना, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। ठीक है स्वाति यादव, ठीक है आप लोग। यस। सो सबसे पहले हम तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे, वेवलेंथ की बात करेंगे। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ को हम जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, लैम्डा पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, लैम्डा। देखो ये तरंग दैर्घ्य होता क्या है, मैं पहले समझा देता हूं तो लिखा हुआ अपने आप समझ में आ जाएगा। ये ऐसे लिख दिया ताकि नोट्स आपके पास बना रहे, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि भाई ये तरंग दैर्घ्य क्या होता है। जैसे आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ रखा है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे लटका दिया, एक लोहे का मेटल का छोटा सा बॉल है, उसको एक धागे से ऐसे बांध कर एक रिजिड सपोर्ट से लटका दिया ऐसे, तो ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है सरल लोलक, है ना, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम अभी स्थिर है जिस पोजीशन पे है उसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। ओके। मध्य स्थिति, मध्य स्थिति। लेकिन हम इस सिंपल पेंडुलम को अपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा क्या करें, डिस्प्लेस कर दें, है ना, विस्थापित कर दें, और यहाँ पर लाकर छोड़ दें, तो यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये वापस आएगा यहाँ पर। यहाँ पे आते आते इसकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, ये आ जाएगा वापस यहाँ पे, और ऐसे ऐसे क्या करेगा, कंपन करेगा, वाइब्रेशन करेगा या दोलन करेगा, है कि नहीं। तो ये जो मीन पोजीशन से जो अधिकतम दूरी होगी, ये वाली दूरी, मीन पोजीशन से जो अधिकतम दूरी है, ये मीन पोजीशन से ये जो अधिकतम दूरी है, ये कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाला कहलाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, अंत बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंत बिंदु। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन ही कहलाएगा, अंत बिंदु, अंत बिंदु, ठीक है। तो ये मध्य स्थिति या मध्यमान स्थिति इसको बोलते हैं। तो मान लिया कि ये कोई सरल लोलक है, कोई सिंपल पेंडुलम है ना, और इसको हमने अपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करके लाके छोड़ दिया है। तो अपने ये मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे ये दोलन करेगी या वाइब्रेशन करेगी या कंपन करेगी, जो कह लीजिए। तो ये हुआ आपका मीन पोजीशन, ये हुआ मीन पोजीशन, ये हुआ आपका एक्सट्रीम पोजीशन, अंत बिंदु, अंत बिंदु। तो हमने क्या किया, ये सिंपल पेंडुलम है, इसको यहाँ पे लाके छोड़ा, तो ये आएगा फिर वापस यहाँ पे रुकेगा नहीं, वापस आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आएगा यहाँ पे। तो ये सिंपल पेंडुलम जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया। तो हम कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया, एक दोलन कंप्लीट कर लिया, या एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। जैसे इसको ग्राफ पे दिखाते हैं, देखो इसको ग्राफ पे दिखाते हैं। ये मीन पोजीशन से कहां ले गए हम, एक्सट्रीम पे ले गए ऐसे, और लाके छोड़ दिया, तो ये वापस कहां पे आएगा, मीन पे आएगा, और मीन पे रुकेगा नहीं, फिर वापस आ जाएगा कहां पर, एक्सट्रीम पे, और फिर यहां से आ जाएगा वापस मीन पे। तो देखो सिंपल पेंडुलम जहां से चला था वहीं पे आ गया, तो ये एक वाइब्रेशन को शो करता है। ये वाला जो ग्राफ है ये एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन या एक दोलन को क्या करता है, बताता है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, तो ये ऐसे कुछ दिखेगा। मीन से गया एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से आया मीन, मीन से फिर आया एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से आया फिर मीन। यानी सिंपल पेंडुलम जहां से चला था वापस आ गया, तो ये कहलाएगा वन वाइब्रेशन। ये किसको शो कर रहा है, वन वाइब्रेशन को शो कर रहा है, वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन को शो कर रहा है। वन ऑसिलेशन एक दोलन को बतला रहा है या एक कंपन को बतला रहा है ना, एक दोलन या एक कंपन को बतला रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये एक दोलन को क्या करता है, बताता है। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके। अब देखिए कि कोई भी चीज जब कंपन करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करती है, समझ में आ रही बात। जैसे कि सिंपल पेंडुलम, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपल पेंडुलम। ये जो बन गया हमारा, इसको हम बोलते हैं सरल लोलक। क्या बोलते हैं, सरल लोलक। तो ये आप देखो कि कोई भी कंपन करने वाली वस्तु जब कंपन करती है तो उसके द्वारा वेव यानी तरंग उत्पन्न होता है, और वो तरंग बिल्कुल इसी के जैसा होगा। ये जिस टाइम पीरियड से कंपन करेगा इसके द्वारा जो वेव उत्पन्न होगा, तरंग उत्पन्न होगा, उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स इसी के जैसा होगा, है ना। इसका वेवलेंथ, इसका टाइम पीरियड, इसकी फ्रीक्वेंसी सब बराबर होगी। तो सपोज करो कि ये कोई तरंग है, सपोज करो कि ये कोई तरंग है, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, ये एक ऑसिलेशन को बताता है, एक वाइब्रेशन को बताता है। तो कोई तरंग एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के दौरान वो जितना आगे बढ़ जाती है, कोई तरंग एक कंपन पूर्ण करने के दौरान जितना आगे बढ़ जाती है, उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ये पहला तरीका हो गया डिफाइन करने का। किताबों में कई तरीके से वेवलेंथ को डिफाइन करना पड़ सकता है आपको, या ऑप्शन में रह सकता है। तो पहला तरीका क्या हुआ कि एक कंपन पूर्ण करने के दौरान तरंग जितना आगे बढ़ गया वह दूरी कहलाती है वेवलेंथ। या फिर देखिए दूसरा तरीका, ये मान लिया कि आपका तरंग है कोई, और ये ऐसे जा रहा है, लहरा के बल खा के ऐसे जा रहा है,
तो जितने दूर के बाद तरंग अपने आप को रिपीट करता है, जितनी दूरी के बाद तरंग की पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है, देखो ये एक तरंग हुआ, पूरा हो गया, अब यहां से दूसरा तरंग, यहां से तीसरा तरंग, यहां से चौथा तरंग, तो जितनी दूरी के बाद वेव अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उस दूरी को भी हम क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। तो दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया कि जितनी दूरी के बाद तरंगों की पुनरावृत्ति होती है, जितनी दूरी के बाद तरंग अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ये एक हो गया पूरा, ये एक ऑसिलेशन, ये एक ऑसिलेशन, तो ये दूरी भी तरंग दैर्घ्य, ये दूरी भी तरंग दैर्घ्य, ये दूरी भी तरंग दैर्घ्य। या फिर तीसरा डेफिनेशन हो सकता है, तीसरा डेफिनेशन देखो, तीसरा डेफिनेशन हो सकता है कि मान लिया कि ये कोई ट्रांसवर्स वेव है, ये कोई ट्रांसवर्स वेव है, ऐसे ऐसे, तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्रेस्ट, ये हुआ ट्रफ, ये हुआ क्रेस्ट, ये हुआ ट्रफ, ये हुआ क्रेस्ट, ये हुआ ट्रफ, हुआ ना, इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको क्या बोलते हैं, गर्त, शीर्ष गर्त, शीर्ष गर्त। तो ये क्या बोल रहा है, तीसरा डेफिनेशन क्या बोलता है कि भाई ये जो आपका है, दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी भी वेवलेंथ कहलाएगी, दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी भी वेवलेंथ कहलाएगी। ये तीसरा तरीका हुआ वेवलेंथ को डिफाइन करने का। बात आ रही समझ में, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है कि अगर वेव कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे चलता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, ऐसे चलता है। ये तो अनुप्रस्थ तरंग ऐसे चलती है, लेकिन तरंग अगर लॉन्गिट्यूडनल हो तो कैसे चलती है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, है ना, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। तो ये बोलता है कि दो लगातार संपीड़न के बीच की दूरी या दो लगातार विरलन के बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। तो इतने सारे तरीकों से हम क्या करते हैं, वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है कि तरंग दैर्घ्य होता है। तो पहली डेफिनेशन आप लोग देख लो और लिख लो इसको, पहली डेफिनेशन लिख लो कि एक दोलन पूर्ण करने के दौरान तरंग के द्वारा तय की गई दूरी। देखो एक दोलन का मतलब क्या हुआ, एक दोलन का मतलब ये हुआ, एक दोलन पूर्ण करने के दौरान तरंग के द्वारा जो दूरी तय की गई है उसे तरंग दैर्घ्य कहेंगे। ये पहला डेफिनेशन हो गया, हुआ कि नहीं। या फिर जितनी दूरी के बाद वेव अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, ये एक वेव एक वेव एक वेव, तो ये दूरी भी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। ये सारी दूरियां आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाएंगी। तो जितनी दूरी के बाद तरंग की पुनरावृत्ति होती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया डिफाइन करने का। तो एक दोलन पूर्ण करने के दौरान तरंग जितना आगे बढ़ जाएगा उसको तरंग दैर्घ्य कहेंगे, या जितनी दूरी के बाद तरंग अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये एक दोलन हो गया, अब दूसरा वेव शुरू होगा, तीसरा वेव ऐसे शुरू होगा। तो जितनी दूरी के बाद तरंग की पुनरावृत्ति होती है, मतलब जितनी दूरी के बाद वेव अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। तो ऑप्शन में कभी ये लिखा मिलेगा, कभी ये लिखा मिलेगा, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ तरंग दिखाई नहीं देता, एनर्जी है ना, तो एनर्जी कैसे दिखाई देगी। हाँ जी बिल्कुल सफिशिएंट है आरती, बात आ रही है समझ में। तीसरा तरीका मैंने क्या बोला, तीसरा तरीका मैंने बोला कि दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी, या दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरलन के बीच की दूरी, अगर लॉन्गिट्यूडनल में बात करें तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा तरीका बताने का। क्या, देखो कि अगर अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं आपकी, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी भी वेवलेंथ कहलाएगी। लेकिन अगर वेव अगर क्या है, वेव अगर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, तो ये कंप्रेशन के बीच की दूरी, दो लगातार कंप्रेशन के बीच की दूरी, या फिर दो लगातार रेयरफैक्शन के बीच की दूरी, दो लगातार संपीड़न के बीच की दूरी और दो लगातार विरलन के बीच की दूरी भी वेवलेंथ कहलाएगी। तो किताबों में कई तरह से रहता है और बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सारे डेफिनेशन जो अभी तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसको हमने हिंदी और इंग्लिश में अपने शब्दों में लिख दिया है ना। कि अनुदैर्घ्य तरंग अगर है तो दो कर्मागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी, है ना, क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। और अनुप्रस्थ तरंग है तो दो शीर्ष या श्रृंग भी बोलते हैं इसको, और गर्त के बीच की दूरी, तो श्रृंग को शीर्ष भी बोलते हैं, है ना, श्रृंग भी कहते हैं, की बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। तो ये हो गया आपका तरंग दैर्घ्य का डेफिनेशन, काफी कंफ्यूजन वाला, लेकिन हमने सब बता दिया है आपको ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। नेक्स्ट होता है आपका आयाम। क्या होता है आयाम, ये आयाम क्या होता है इसको समझिए, आप आराम से समझिएगा तब समझ में आएगा। साउंड थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। ये कोई सरल लोलक है और ये मान लिया कि ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हुआ आपका क्या, मीन पोजीशन यानी मध्य बिंदु, और ये हो गया आपका अंत बिंदु। ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है जी, मीन से गया एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से गया मीन, से एक्सट्रीम फिर मीन, है ना, मध्य बिंदु अंत बिंदु, मध्य बिंदु अंत बिंदु, मध्य बिंदु, ये हुआ एक दोलन। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे वाइब्रेट करेगा ना, उसके द्वारा जो तरंग दैर्घ्य पैदा होगा, सॉरी उसके द्वारा जो तरंग पैदा होगा, तो दोनों का कैरेक्टर एक होगा, है ना। जो इसका आयाम होगा, इसके द्वारा जो तरंग पैदा होगा उसका वही आयाम होगा। आयाम क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु कंपन कर रही है तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की ये जो दूरी है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो दूरी है, ये आयाम कहलाती है।
क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। तो मध्य बिंदु से अंत बिंदु तक की दूरी आयाम कहलाएगी, या मध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन जो है वो क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा, है ना। जैसे मान लिया कि हमारे पास दो तरंगे दी गई हैं, ये है इस तरह की तरंग एक, ठीक है, इस तरह की तरंग, और दूसरा है हमारे पास ये तरंग। अब बताओ किसका आयाम अधिक है? तो आप कहेगा सर इसका देखो आयाम ये है, मतलब ये वस्तु जो है कैसे कंपन कर रही होगी, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, और मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे 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 वाइब्रेट कर रही होगी। और ये देखो इसका, इसका देखो आप, इसका देखो, ये कोई वस्तु है और इसका ये मीन पोजीशन है, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा। ये इसका आयाम हुआ, ठीक है। तो ये हुआ हाई एम्पलीट्यूड वेव। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है, सॉरी, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है। तो अधिक आयाम वाली तरंग है और ये कम आयाम वाली तरंग है। तो आयाम की अगर हम बात करेंगे, आयाम की बात करेंगे, तो आयाम क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, किसी कंपन करने वाली वस्तु की मीन पोजीशन से जो अधिकतम दूरी होगी, है ना। तो इसके द्वारा जो तरंग पैदा होगा उसका भी आयाम वही होगा जो कंपन करने वाली वस्तु का होगा, क्योंकि जब वस्तु कंपन करती है तब तरंग प्रोड्यूस होती है। तो जो इसका आयाम होगा वही इसके द्वारा उत्पन्न तरंग का आयाम होगा। तो क्या है कि कंपन करने वाली वस्तु की मध्य स्थिति से अंत बिंदु के बीच की दूरी, है ना, क्या कहलाएगी? आयाम कहलाएगी। तो आयाम का एस आई मात्रक क्या होगा? आयाम का एस आई मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा, क्योंकि ये दूरी है। तरंग का भी एस आई मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। तरंग क्या था कि एक दोलन कंप्लीट करने के दौरान तरंग जितना आगे बढ़ जाता है उसको आयाम बोलते हैं। तो वेवलेंथ का भी एस आई मात्रक याद कर लीजिएगा, आयाम ही होगा, ठीक है। तो ये लो एम्पलीट्यूड का है, ये हाई एम्पलीट्यूड का है, कोई शक? नोट कर लीजिएगा। तो दोनों की यूनिट क्या होगी? सेम होगी। एम्पलीट्यूड की यूनिट भी क्या है? देखो, एस आई यूनिट एम्पलीट्यूड का क्या है? मीटर है। उसी प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, अगर वेवलेंथ का एस आई मात्रक पूछा जाए, है ना, एस आई मात्रक क्या होगा, तो इसका भी मीटर होगा, इसका भी क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है। अरे आ रहा है समझ में कुछ, या ऊपर से जा रहा है? वेव जनरली समझ में नहीं आता सबको। अब आ जाओ टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड, आवर्तकाल, जिसको टी से डिनोट करते हैं, बड़ा वाला टी से। आवर्तकाल क्या होता है? देखो समझो, फिजिक्स समझने की चीज है। ये हुआ एक कंपन, ठीक है। ये ग्राफ किसको बताता है? एक दोलन को या एक कंपन को, एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन को बताता है। मीन से एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, फिर मीन, जहां से चला वहीं पे पहुंच गया। एक कंपन पूर्ण करने के दौरान, कोई तरंग एक कंपन पूर्ण कर रहा है, उस दौरान जितना आगे बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन एक कंपन पूर्ण करने के दौरान जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या उससे उत्पन्न तरंग को एक दोलन पूर्ण करने में लगने वाला जो समय होगा वो आवर्तकाल कहलाएगा। तो एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाएगा। एक कंपन पूर्ण करने के दौरान वेव जितना आगे बढ़ गया वो वेवलेंथ हुआ, और एक कंपन पूर्ण करने में जो लगा समय है उसको आवर्तकाल कहेंगे। और आवर्तकाल का एस आई मात्रक आपका क्या होगा? सेकंड होगा, जिसको एस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एस से डिनोट करेंगे। तो टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन इज नोन एज व्हाट? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि एक कंपन पूर्ण करने में, जिसने थोड़ा सा भी लेट से ज्वाइन किया होगा उसको फिर समझ में नहीं आएगा, तो उसको बाद में आराम से ठंडे दिमाग से पूरी क्लास देखिएगा, ठीक है। 20 सेंट्री मारिएगा, या पिछला क्लास आपने मिस किया है और पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वेव सीधा दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। तो वो आराम से लेक्चर देखते रहिएगा और फिर बाद में दोबारा तिबारा 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है। तो एक कंपन पूर्ण करने में जो लगा समय, लोग इसको ऐसे रट लेते हैं कि एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो कोई वस्तु अगर दोलन कर रही है, जैसे मान लिया कि ये सिंपल पेंडुलम है, ऐसे यहां से गया यहां, वापस आया यहां पे आया, फिर वापस आ गया, ये एक कंपन हुआ। इसको हम कैसे दिखाते हैं ग्राफ पर? ऐसे दिखाते हैं, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस एक दोलन पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। इसमें तो समझना नहीं है, इसको तो याद करना है, ठीक है। तो किसी कंपन करने वाले वस्तु को एक दोलन कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, है ना, आवृत्ति। एसआई मात्रक इसका सेकंड हो गया। अब आइए आवृत्ति पे। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति को हम एफ से डिनोट करते हैं या एन से भी डिनोट करते हैं। आवृत्ति हमें यह बताता है कि कोई वस्तु अगर कंपन कर रही है तो वो कितना फ्रीक्वेंट कंपन कर रही है, कितना तेजी से कंपन कर रही है। एक कंपन पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। लेकिन कोई वस्तु, कोई कंपन करने वाली वस्तु या उससे उत्पन्न तरंग एक सेकंड में जितना दोलन कंप्लीट कर लेती है, एक सेकंड में पूर्ण की गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहेंगे। जैसे मान लिया कि एक वस्तु है जो एक सेकंड में 20 कंपन पूरा कर रही है और एक जो है वो 30 कंपन पूरा कर रही है, तो किसकी आवृत्ति ज्यादा है? जो 30 कंपन पूरा कर रही है। तो हमें आवृत्ति ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वो कितनी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेशन कितना फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंसी। तो किसी कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक सेकंड में जितना कंपन किया जाता है उसको उसकी आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का एसआई मात्रक आप जानते हैं कि क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसको एच जेड से डिनोट करते हैं। क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है। या क्या होगा? साइकिल पर सेकंड या कंपन पर सेकंड, है ना।
एक सेकंड में जितना साइकिल हो रहा है, जितना कंपन पूरा हो रहा है। तो एस आई यूनिट क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। जैसे मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट ए है जो एक सेकंड में 10 वाइब्रेशन कर रहा है, 10 कंपन पूरा कर रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट बी है जो एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन पूरा कर रहा है, 20 कंपन कर रहा है। तो बताइए कि ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्ज, और बी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 20 हर्ट्ज। एक सेकंड में पूर्ण की गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो अगर कोई वस्तु ए है जो एक सेकंड में 10 कंपन पूरा कर रहा है, और कोई वस्तु बी है जो एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन पूरा कर रहा है, तो ए की आवृत्ति हो जाएगी 10 हर्ट्ज, बी की आवृत्ति हो जाएगी 20 हर्ट्ज। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई वस्तु ए है जिसकी आवृत्ति है 20 हर्ट्ज, कोई वस्तु बी है उसकी आवृत्ति है 20 हर्ट्ज, और ए है जिसकी आवृत्ति है 10 हर्ट्ज। इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि कौन तेजी से वाइब्रेट कर रहा है? आप कहिएगा सर बी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है। एक सेकंड में ये 10 चक्कर लगा ले रहा है, ये एक सेकंड में ये 20 चक्कर लगा रहा है, और एक सेकंड में ये 10 चक्कर लगा रहा है। तो हमें आवृत्ति ये बताती है कि भाई कोई वस्तु अगर कंपन कर रही है तो वो कंपन कितना फ्रीक्वेंट है। तो एक सेकंड में पूर्ण की गई कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लिया है, एक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो जो 15 वाइब्रेशंस करता है, 15 वाइब्रेशंस, 15 कंपन करता है 3 सेकंड में, 3 सेकंड में। तो बताइए कि इसकी आवृत्ति क्या होगी? एक वस्तु 15 कंपन 3 सेकंड में करता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? बताइए। एक कंपन करने वाली वस्तु 3 सेकंड में 15 कंपन करता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन होता है, जितना कंपन होता है, एक सेकंड में की गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो देखिए 3 सेकंड में अगर वो कर रहा है 15 वाइब्रेशन, तो एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन करेगा? तो 15/3 वाइब्रेशंस करेगा, मतलब 5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 5 हर्ट्ज। एक सेकंड में की गई कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? एक सेकंड में की गई कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो 3 सेकंड में अगर 15 कंपन कर रहा है तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा? 5 कंपन। तो एक सेकंड में की गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 5 हर्ट्ज। क्या हो जाएगी? 5 हर्ट्ज हो जाएगी, है कि नहीं? अच्छा, रिलेशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में? रिलेशन क्या होता है? ये होता है, उल्टा होता है कि टाइम पीरियड दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, है कि नहीं? सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाता है ना? तो F इज इक्वल टू क्या होगा? 1/T, या T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/F। तो ये रिलेशन होता है किसमें? फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में। कोई शक? सो ये है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। F और T में संबंध, F एंड T में संबंध। ठीक है जी? कोई शक? तो छोटा मोटा सवाल हो सकता है यहां से, जैसे पूछ लिया जाए कि भाई 30 वाइब्रेशन करता है 10 सेकंड में, तो बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इस तरह से सवाल रह सकता है, न्यूमेरिकल हल्का फुल्का सा। ठीक है, चलो। जैसे हमारे साथ पास 2 वेव है, देखो बताओ, हमारे पास 2 तरंग है ना? और ये 1 सेकंड में वाइब्रेशन कर रहा है 1 सेकंड में, और सेम ये भी 1 सेकंड में वाइब्रेशन कर रहा है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए और ये है हमारा ऑब्जेक्ट बी। बताओ ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है और बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। लकी ने 45 हर्ट्ज कैसे बोला? लकी 45 हर्ट्ज कैसे होगा? 1 सेकंड में की गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं ना? तो मैथ तो हमसे अच्छा ही होगा आप लोगों का, आप लोग अभी रनिंग में है, मैथ्स पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो अगर 5 सेकंड में अगर 15 वाइब्रेशन कर रहा है, 3 सेकंड में कुछ था ऐसा जो डेटा लिया था, तो 1 सेकंड में निकालना था। तो देखिए ये 1 सेकंड में 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन, 4 वाइब्रेशन, 5 वाइब्रेशन, 6 वाइब्रेशन। तो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो 1 सेकंड में ये 6 वाइब्रेशन कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 6 हर्ट्ज। और ये देखिए 1 सेकंड में 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन। तो 1 सेकंड में पूर्ण की गई कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो इसका 3 हर्ट्ज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव हुआ, ये लो फ्रीक्वेंसी वेव हुआ, है कि नहीं? तो यही होती है क्या? आवृत्ति। 1 सेकंड में पूर्ण की गई कंपनों की संख्या को कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है ए जो 1 सेकंड में 6 कंपन पूरा कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हुए। ये 3 ही कर रहा है तो 3, तो ये लो फ्रीक्वेंसी वाला हो जाएगा। कोई शक? चलो, अब है रिलेशन किसके किसके बीच? टाइम पीरियड, वेलोसिटी, वेवलेंथ के बीच रिलेशन देख लीजिए। तो ये आपने अभी अभी देखा था, आपने अभी अभी देखा था कि ये मान लिया कि कोई तरंग है जो ऐसे कंपन कर रहा है ना? तो एक कंपन पूर्ण करने में ये तरंग कितना आगे बढ़ जाता है, कितना दूरी तय करता है? तो वेवलेंथ के बराबर इतना ही दूरी तय करेगा। एक कंपन पूर्ण करने के दौरान तरंग आगे जितना बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। और एक कंपन पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं, टी कहते हैं। तो आप देखिए कि स्पीड क्या होती है, स्पीड चाल क्या होती है? तो डिस्टेंस बटा टाइम होता है कि नहीं? डिस्टेंस बटा टाइम, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो तरंग ने कितनी दूरी तय करी?
बताइए, तरंग ने एक कंपन पूर्ण करने के दौरान कितनी दूरी तय करी, लैम्डा के बराबर, और टाइम उसको कितना लगा, टाइम पीरियड के बराबर, टाइम पीरियड के बराबर। तो ये पहला रिलेशन आ गया आपका कि वेलोसिटी क्या होता है, लैम्डा बटा टी होता है, जहां पे v क्या है बोलो, v जो है वो स्पीड है, तरंग की चाल है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, और टी क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। तो ये किसके किसके बीच रिलेशन हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई चाल यानी वेलोसिटी में, वेवलेंथ में और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन हो गया, तो आप कहिएगा वी लैम्डा बटा टी। अब इसमें से हल्का फुल्का वाहियात टाइप का क्वेश्चन बना सकता है कि यहां से दो दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा। जैसे मान लिया कि वेलोसिटी टाइम पीरियड पूछ ले, दिया रहे और पूछे लैम्डा क्या होगा। अगर लैम्डा और वेलोसिटी दिया हुआ रहे, पूछे टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये रिलेशन हो गया किसके किसके बीच, चाल, तरंग दैर्घ्य और टाइम पीरियड के बीच। यहां पर इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखिएगा। अभी अभी आपने पढ़ा कि वी क्या होता है, लैम्डा बटा टी, तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा गुना 1 बटा टी, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे वी लैम्डा बटा टी है तो इसको नहीं लिख सकते लैम्डा इंटू 1 बटा टी। और आपने अभी अभी पढ़ा था कि एफ क्या होता है, 1 बटा टी होता है, ये रिलेशन होता है एफ और टी में। तो यहां से हम लिख नहीं सकते क्या, यहां से हम दूसरा फॉर्मूला नहीं लिख सकते कि हमारा जो वी होगा ना वो एन एफ लैम्डा के बराबर होगा, वी जो होगा वो एफ लैम्डा के बराबर होगा, 1 बटा टी क्या हो गया, एफ इंटू लैम्डा। तो ये रिलेशन हो गया हमारा किसके किसके बीच, ये रिलेशन हो गया हमारा स्पीड के बीच, ये हो गया हमारा चाल, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, और ये हो गया हमारा वेवलेंथ, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। ठीक है जी, तरंग दैर्घ्य हो गया हमारा। तो यहां से भी दो दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछ लेगा, दिया रहेगा पूछ लेगा। तो दो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, v इज इक्वल टू पहला है लैम्डा बटा टी और दूसरा फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो इसमें से घटिया घटिया सवाल देगा, आप ऐसे उड़ा के रख दीजिएगा इस तरह के सवालों को, या रिलेशन भी पूछ सकता है थ्योरी में। किसी को दिक्कत है समझने में, बोलो, नोट करेंगे इसको आप। तो ये ध्वनि के वेग, आवर्तकाल, आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य में क्या हो गया, संबंध हो गया, है कि नहीं? तो ये दो फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये कैसे आया उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको, ये दो फॉर्मूला आपको रट लेना है। ठीक है, अब आते हैं म्यूजिकल साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, संगीत ध्वनि के अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, संगीत ध्वनि के अभिलक्षण। देखो यहां से क्वेश्चन रहता है जी, याद कर लीजिएगा इसको, मजा आ जाएगा। हम संगीत की ध्वनि को एक दूसरे से अलग करते हैं तीन कैटेगरी के आधार पर। एक होता है हमारा लाउडनेस, प्रबलता, दूसरी होती है पिच, तारत्व, और तीसरी होती है आपकी क्वालिटी, जिसको टिम्बर भी कहते हैं, गुणवत्ता, गुणवत्ता। पीडीएफ नहीं मिल रही है, कौन कौन सा मिसिंग है रजनी बताइएगा। संगीत ध्वनि के अभिलक्षण। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा कि ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस बात पे निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है वो आयाम पे निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, तो आयाम के स्क्वायर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो लॉडनेस होती है, लॉडनेस मतलब ध्वनि की जो प्रबलता है वो किसके समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, तो एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड यानी आयाम के। कैसे, तो आयाम के स्क्वायर का, आयाम के स्क्वायर का। यानी अगर आयाम बढ़ेगा तो लॉडनेस बढ़ेगा, आयाम घटेगा तो लॉडनेस घटेगा, है ना। जैसे हमारे पास दो ध्वनियां दी गई हैं, ये देखिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि किसका लॉडनेस ज्यादा होगा। तो आप कहिएगा कि लॉडनेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयाम के स्क्वायर का। आयाम बढ़ेगा तो लॉडनेस बढ़ेगा, आयाम घटेगा तो लॉडनेस घटेगा, आयाम घटेगा तो लॉडनेस घटेगा। ठीक है, अगर हम आयाम को डबल कर दें तो लॉडनेस कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए, अगर लॉडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता किसका, आयाम का, है ना, प्रबलता समानुपाती होती आयाम के, तो इसको डबल करने से ये भी डबल हो जाता, इसको हाफ करने से ये भी हाफ हो जाता। लेकिन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, नहीं, स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आयाम को अगर हम डबल करेंगे तो लॉडनेस 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लॉडनेस 4 गुना हो जाएगी। तो आयाम हमें सॉरी, लॉडनेस हमें क्या बताता है, तो इस साउंड का लॉडनेस ज्यादा है और इस साउंड का लॉडनेस कम है। तो लॉडनेस हमें ये बताता है कि आपके कानों तक पर सेकंड कितनी साउंड एनर्जी क्या हो रही है, पहुंच रही है, कितनी साउंड एनर्जी पहुंच रही है। जैसे सपोज करो कि ये मान लिया कि मेरा वोकल कॉर्ड है जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, और ये शेर का वोकल कॉर्ड है,
शेर का वोकल कॉर्ड है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं और शेर दहाड़ रहा है, तो किसकी लाउडनेस ज्यादा होगी? शेर की। क्यों? शेर का जो वोकल कॉर्ड है हमारे रिस्पेक्ट में ज्यादा आयाम से वाइब्रेट कर रहा है। मेरा वोकल कॉर्ड बड़ी नजाकत से ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे, और शेर का वहीं पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि शेर की जो ध्वनि है वो हमसे ज्यादा लाउडर है, क्योंकि आयाम ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है और पर सेकंड आपके कानों तक ज्यादा एनर्जी पहुंच रही है। तो आयाम हमें यह बताता है कि पर सेकंड आपके कानों तक कितनी एनर्जी पहुंच रही है, यह बतलाता है आपका लाउडनेस। और लाउडनेस किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आयाम के वर्ग का, सॉरी आयाम के स्क्वायर का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। आयाम को अगर डबल कर दें तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाएगी। और लाउडनेस को हम किस यूनिट में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। किस यूनिट में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा लाउडनेस। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? आयाम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। और लाउडनेस की एस आई यूनिट क्या होती है? एस आई यूनिट होती है डेसिबल। डेसिबल डीबी से डिनोट करते हैं। और जो है पिच, पिच हमें क्या बताता है कि अगर दो साउंड वेव का लाउडनेस सेम है, दो साउंड वेव का लाउडनेस सेम है, तो हम किससे पता करेंगे कि भाई ये अलग साउंड है? तो दो साउंड वेव की अगर लाउडनेस क्या है? सेम है, लाउडनेस सेम है ना, प्रबलता क्या है? समान है, तो किसके थ्रू दो साउंड वेव को हम अलग करेंगे? पिच के थ्रू। पिच के थ्रू हम दो साउंड वेव को अलग कर सकते हैं। पिच को हम बोलते हैं तारत्व, और ये पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? बताइए। पिच यानी तारत्व, ध्वनि का जो तारत्व है वो समानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का, आवृत्ति का। यानी जिस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसका पिच ज्यादा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका पिच कम होगा। तो दो ध्वनियों की प्रबलता अगर समान है तो उसे हम किसके थ्रू अलग करेंगे, पहचानेंगे? पिच के थ्रू। और पिच किस पे निर्भर करता है? ये याद रख लीजिएगा, पिच निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पे। जैसे देखिए, जैसे देखिए आप यहां पे, ये हमारे पास मान लिया कि 1 सेकंड में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में कंपन हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, और यहां से क्वेश्चन भी बन जाएगा। ये कोई ऑब्जेक्ट ए है जो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन कर रहा है? बोलो। 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन और 3 वाइब्रेशन। तो बताइए कि ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3 हर्ट्ज। और सेम 1 सेकंड में, सेम समय में, ये ऑब्जेक्ट आपका बी है जो कितना वाइब्रेशन कर रहा है? देखो, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 1 2 हुआ ना, यहां से यहां 2 3 4 5 6 7 8। तो बी का जो फ्रीक्वेंसी हो गया वो हो गया 8 हर्ट्ज, ठीक है। सेम समय में दोनों ध्वनियों की देखिए लाउडनेस समान होगी। क्यों? दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की लाउडनेस सेम होगी। देखिए दोनों की ध्वनि की लाउडनेस सेम है होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है। लेकिन अगर हम बात करें दोनों ध्वनियों को हम अलग अलग कैसे कर पाएंगे? आप कहेगा सर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, लेकिन दोनों की लाउडनेस सेम होगी। दोनों का वोकल कॉर्ड देखो सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा होगा, सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा होगा। इसका भी ऐसे ऐसे, इसका भी ऐसे ऐसे। तो दो ध्वनियों की लाउडनेस अगर सेम है तो हम किसके आधार पे उसे अलग करेंगे? पिच के आधार पे। ये जो होगा हाई पिच की साउंड होगी, हाई पिच की साउंड होगी, और ये जो है ये लो पिच की साउंड होगी, लो पिच की साउंड होगी। जैसे सपोज करो कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर साहिबा और रफी साहब दोनों गाना गा रहे हैं और दोनों के साउंड की लाउडनेस सेम है, यानी दोनों का वोकल कॉर्ड सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन फिर भी हम पहचान लेते हैं कि ये रफी की आवाज है और ये लता की आवाज है। क्यों? क्योंकि अगर रफी साहब का वोकल कॉर्ड 1 सेकंड में 3 वाइब्रेशन कर रहा होगा तो वहीं पर लता जी का वोकल कॉर्ड 1 सेकंड में 8 वाइब्रेशन कर रहा होगा या उससे भी ज्यादा कर रहा होगा। सो महिलाओं की आवाज जो होती है वो पुरुषों से क्या होती है? शार्प होती है। क्यों? उसका वोकल कॉर्ड छोटा होता है, 5 मिलीमीटर महिलाओं पुरुषों के वोकल कॉर्ड से। सो जल्दी 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 क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो दोनों, अगर दो ध्वनियों की प्रबलता समान हो तो उन दो ध्वनियों में अंतर हम किसके लिहाज से करेंगे? तो किसके लिहाज से करेंगे? पिच के आधार पे। और पिच किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच ज्यादा, और जिसकी पिच ज्यादा होती है उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? श्रिल साउंड कहते हैं। श्रिल, तीखी ध्वनि, थोड़ा सा कानों को लगेगा ये। इसलिए आपने देखा होगा कि महिलाएं जब बोलना चालू करती हैं तो पुरुष वहां से खिसक लेते हैं, क्योंकि पुरुष चाहकर भी महिलाओं के फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर सकते, महिलाओं की फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करते। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई महिला ज्यादा बोल रही है तो पुरुष चुपचाप से क्या करेगा? दाएं बाएं देखेगा, वहां से खिसक लेगा, है ना, क्योंकि नेचर में ऐसा है। तो अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, एक न्यू बॉर्न फीमेल बेबी है, उसके बाद एक न्यू बॉर्न मेल बेबी है, मेल बेबी है, उसके बाद एक महिला है, और उसके बाद एक पुरुष है, तो बताइए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी साउंड की? तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी न्यू बॉर्न फीमेल बेबी की होगी, अभी अभी जिस बच्चे ने जन्म लिया है।
महिला बच्ची, उसके बाद मेल का होगा, न्यू बॉर्न मेल का, उसके बाद महिला का, और सबसे कम किसका होगा? पुरुष का। सबसे कम किसका होगा? पुरुष का होगा। है कि नहीं? आया समझ में? तो फ्रीक्वेंसी सॉरी पिच हमें क्या करती है? पिच वह कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें ये बताती है कि भाई दो साउंड का अगर मतलब लॉudनेस सेम है तो उसको हम कैसे अलग करेंगे? तो कहेंगे कि किसके आधार पे? तो प्रबल पिच के आधार पे, है ना? पिच के आधार पे। तो ये सारा हमने यहाँ पे लिख दिया है कि लॉudनेस हमें क्या बताता है कि आपके कानों तक पर सेकंड कितनी ऊर्जा पहुंच रही है, कितनी ध्वनि ऊर्जा पहुंच रही है ना? तो ध्वनि की प्रबलता कान तक प्रति सेकंड पहुंच रही ध्वनि ऊर्जा की माप होती है। और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई ये क्या होती है? जो लॉudनेस होती है वो आयाम के वर्ग का समानुपाती होती है। लॉudनेस आयाम के वर्ग का समानुपाती होती है और ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल को शॉर्ट में डीबी लिखते हैं। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। तो ये सब याद कर लीजिएगा आप, ठीक है? पिच पिच हमें ये बताता है कि भाई दो ध्वनि की लॉudनेस अगर सेम है, लिख भी दिया है मैंने, लॉudनेस क्या है? प्रबलता समान है। दो ध्वनियों की प्रबलता समान है तो किसके आधार पे हम उसे पहचानेंगे? तो पिच के आधार पे, तारत्व के आधार पे उसे पहचानेंगे। और पिच किस पे डिपेंड करता है? तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे ये भी डबल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है? तो ध्वनि का जो तारत्व है वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, ठीक है जी? तो ये लिख दिया है कि आवृत्ति का समानुपाती होता है। तो ये सारी बातें हमने लिख दी। तीसरा है, देखो क्या तीसरा आपका है माय डियर फ्रेंड्स, क्वालिटी। अगर दो ध्वनि की लॉudनेस सेम है, ठीक है, प्रबलता समान है और पिच भी समान है, पिच भी क्या है? समान है, तारत्व भी क्या है? समान है, तो इन दो ध्वनियों में विभेद हम क्वालिटी के आधार पे करेंगे। किसके आधार पे करेंगे? गुणवत्ता के आधार पे करेंगे। अब दो ध्वनियों की प्रबलता भी समान हो और तारत्व भी समान हो तो इन दो ध्वनियों में विभेद हम किससे करेंगे? क्वालिटी के आधार पे। और क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? शेप ऑफ वेव पे। किस पे? शेप ऑफ वेव पे, तरंग के आकार पे। जैसे मान लिया कि कोई म्यूजिकल कंसर्ट चल रहा है तो आपने देखा होगा कि म्यूजिक स्टार्ट होने से पहले सारे इंस्ट्रूमेंट टन टन, तबला वाला उधर ठन ठन कर रहा है, सब एक लॉudनेस और एक पिच पे अपने साज को क्या करते हैं? ट्यून करते हैं। कहते हैं कि नहीं? सेम लॉudनेस सेम पिच पे ट्यून करते हैं। सब की लॉudनेस समान है, पिच समान है, लेकिन फिर भी आप समझ लेते हैं कि भाई ये तबले की आवाज है, ये वायलिन की आवाज है, ये बांसुरी की आवाज है। क्यों? क्योंकि हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले साउंड की क्वालिटी अलग होती है। ये जो वेव बनेगा ना, जैसे हारमोनियम का मान लिया, हारमोनियम से निकलने वाले वेव का शेप ऐसा बन रहा है, देखो। जैसे मान लिया कि हारमोनियम से या सॉरी फ्लूट से निकलने वाले वेव का शेप ऐसा है तो पियानो से निकलने वाले का ऐसा होगा। देखिए इन सब की एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी समान है, लेकिन इनसे निकलने वाले तरंग की जो आकृति है वो अलग अलग होने के कारण हम पहचान लेते हैं कि ये बांसुरी की आवाज है, ये पियानो की आवाज है, ये जो है अलग इंस्ट्रूमेंट की आवाज है। तो अगर दो ध्वनियों की प्रबलता भी समान हो, पिच भी समान हो, तो उसको हम किसके वजह से विभेद कर सकते हैं? क्वालिटी की वजह से। तो देखो एक ही स्लाइड पे हमने तीनों को इसलिए रखा है क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। प्रबलता लॉudनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर दो ध्वनियों की लॉudनेस और पिच लॉudनेस सेम हो तो पिच से हम उसे अलग करेंगे। लेकिन दो ध्वनियों की लॉudनेस और पिच दोनों समान हो तो क्वालिटी से उसे हम पहचान लेते हैं कि भाई ये अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज है। क्वालिटी को हम टिम्बर के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार इसको आप बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है? एक बार इसको आप क्या करना है? पढ़ लेना है कि क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ सेम पिच एंड लॉudनेस, है ना? और किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ वेव पे, है ना? तरंग के आकार पे निर्भर करता है, ठीक है? तो इसको हमने लैंग्वेज में इधर लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो, और एक स्लाइड पे भी कर दिया ताकि आपको रटने में आसानी हो, ठीक है? चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे जिसमें हम ध्वनि के परावर्तन की थोड़ी बात कर लेंगे, थोड़ा इको की बात कर लेंगे, अल्ट्रासाउंड, सुनार की बात कर लेंगे। अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन से क्वेश्चन होते हैं तो सुनार के बारे में पढ़ेंगे, अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा मैक्स संख्या पूछा जाता है कभी कभार, वो मैक्स संख्या के बारे में हम बात कर लेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्लास में जो है वो खत्म हो जाएगा ध्वनि, और फिर हम हीट स्टार्ट करेंगे। हीट के बाद थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स की बातें कर लेंगे हम लोग। फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद सरफेस टेंशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब जो होता है जहां से क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे कैपिलरी एक्शन की। तो छोटा 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 जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, है ना, बॉयंट फोर्स, है ना, उत्प्लावकता वगैरह का सिद्धांत वगैरह हम लोग पढ़ लेंगे, और फिर हमारा फिजिक्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो अब एक टॉपिक और बच रहा है आपका हीट, और थोड़ा सा मिसलेनियस हम लोग देख लेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स वाला, ठीक है? और हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा।